Welcome to online class once again. In our last two meetings, we have started the Indian economy chapters. So we are taking the first chapter, that is Indian economy on the eve of independence, and we have cleared two topics. The first topic was low level of Indian economic development under the colonial rule, and the second topic was agriculture sector under the British colonial rule. Today we are having its third topic, that is industrial sector during the British colonial rule. Let us we start industrial sector during the British colonial rule. First is collapse of India's world famous handicraft industries during the British rule. Collapse means गिरना या कम होना. इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था, वह ब्रिटिश रूल के आने के बाद गिर गया, यानी ऐसा हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट होना अब बंद हो चुका था. The rule of British India government led to the collapse of India's world famous handicraft industries without contributing in any significant manner to its replacement by modern industrial base. It means British rule ने इसमें कोई भी किसी भी तरह के कोई चेंजेस नहीं किए, कोई सिग्निफिकेंट मैनर में कोई रिप्लेस करना, इस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को एक मॉडर्न इंडस्ट्री बेस देना, ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तो भारत को एक मार्केट के रूप में यूज़ करना चाहते थे और भारत के कच्चे माल को ब्रिटिश भेजना चाहते थे. उनका मेन मोटो यही था. Next we have effect of decline of countries world famous indigenous handicraft industries. अब जब ब्रिटिश लोगों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा. फर्स्ट, इट क्रिएटेड मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पर अपना लाइवलीहुड कर रहे थे वो अब अनएम्प्लॉय हो चुके थे और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका था, मतलब ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका. Secondly, it also created a new demand in Indian consumer market. The increasing import of cheap manufacturing goods from Britain. It means एक इंडियन कंज्यूमर मार्केट में एक नई डिमांड आ गई थी. वो डिमांड क्या थी? द इंक्रीजिंग इम्पोर्ट ऑफ चीप मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन का तैयार माल जो कि एक सस्ता माल हुआ करता था, उन चीज़ों का इंपोर्ट किया जाने लगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा. इट मीन्स ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के द्वारा, और उन चीज़ों को कंज्यूमर मार्केट में बेचा जाने लगा. क्योंकि वो चीज़ें सस्ती होती थी इसीलिए इंडियंस उनकी डिमांड करते थे. Next is the twofold motive behind the systematic deindustrialization effected by British. Twofold motives यानी दो. इट मीन्स ब्रिटिश का एक सिस्टमेटिक प्लान था ताकि वो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होने ही नहीं देना चाहते थे. इट मीन्स उनका मोटिव था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. उसके लिए उन्होंने फर्स्टली क्या किया? द इंटेंशन वॉज टू रिड्यूस इंडिया to the status of mere exporter of imported raw material, यानी भारत को वह मुख्य रूप से एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे रॉ मटेरियल का फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, ताकि ब्रिटेन में आने वाली इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिल सके. सेकेंडली, टू turn India into a sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country. दूसरा उनका काम था कि भारत को एक मार्केट की तरह काम में लेना और वह मार्केट उनके द्वारा बनाई गई फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की मार्केट के रूप में होगा, जिससे कि उन्हें उनके देश को सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस मिल पाएंगे. इट मीन्स ब्रिटेन में कच्चा माल भारत से जाएगा और उन ब्रिटेन में बना हुआ इंडस्ट्रीज़ का माल भारत में सप्लाई किया जाएगा मार्केट के रूप में.
Next is modern industrial sector during the second half of 19th century. यानी 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में भारत में कौन सी मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप हो पाई थी. The modern industry began to take root in the India during the second half of 19th century. First is initially this development was confined to the setting up of cotton and jute textile mills. Mainly industries का development कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल से हुआ था. The cotton textiles mills mainly dominated by Indians were located in the western part of country, namely महाराष्ट्र एंड गुजरात. और कॉटन टेक्सटाइल का मेन काम महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ करता था जो इंडियंस के द्वारा किया जाता था. बट द जूट मिल्स डोमिनेटेड बाय फॉरेनर्स वर मेनली कॉन्सेंट्रेटेड इन बंगाल. जबकि जूट मिल का काम फॉरेनर्स के द्वारा बंगाल में किया जाता था. सबसिक्वेंटली उसी तरह से द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगिन कमिंग अप इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. आयरन और स्टील इंडस्ट्री का शुरुआत 20th सेंचुरी में हुआ था जिसको कि टिस्को ने इनकॉर्पोरेटेड किया था 1907 में. टिस्को द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. Last, a few other industries in the field of sugar, cement, paper, etc. come up after the Second World War. और द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत में कुछ शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्रीज और पेपर इंडस्ट्रीज डेवलप ही हो पाई थी. ये जो इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं अपन, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पर ही कुछ इंडस्ट्रीज हुआ करती थी. Next we have shortfall of the industrial policies pursued by the British colonial administration. It means shortfall आ गया था industry policies में क्योंकि British colonial administration था भारत में. अब उसके shortfall के reasons हैं. First reason is slow progress. The progress of the modern industries remain very slow. अभी जो अपन ने पढ़ा था मॉडर्न इंडस्ट्रीज, उनका प्रोग्रेस बहुत ही स्लो था. सेकेंड, लेक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की कमी थी. इट मीन्स देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री टू हेल्प प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही कम कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हुआ करती थी. एंड द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज मीन्स इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स. नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल गुड्स जो बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज होगी वो मशीन टूल बनाएगी विच आर इन टर्न यूज फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर करंट कंजप्शन, जो कि करंट कंजप्शन यानी चालू उपभोग में काम आएंगी हमें. थर्ड इज नो सब्सटीट्यूट टू द कंट्रीज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज. यानी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं बनाया गया. It means the establishment of a few manufacturing units were no substitute to the near wholesale displacement of countries' traditional handicraft industries. It means किसी भी तरह का कोई सब्सटीट्यूट नहीं बनाया गया था ताकि उस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को थोड़ा बहुत डेवलपमेंट मिल सके. फोर्थ इज लो ग्रोथ रेट. The growth rate of the new industrial sector and its contribution to its GDP remained very low, very small. It means जो भी इंडस्ट्रीज अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, टिस्को, सीमेंट, शुगर, पेपर इंडस्ट्री, कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लेकिन इन सब के कंट्रीब्यूशन का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होता है वह बहुत ही कम था. लास्ट, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर मीन्स सरकारी क्षेत्र. सरकारी क्षेत्र का ऑपरेशन यानी काम करना बहुत ही कम था. अनदर सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज द वेरी लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन of public sector. This sector remained
confined only to the railway, power generation, communication, port and some other departmental undertaking। यानी सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में केवल रेलवे था, पावर जनरेशन था यानी बिजली पैदा करना, और कम्युनिकेशन और पोर्ट्स था, जो ही कुछ लिमिटेड एरिया में ही सरकारी क्षेत्र की कंपनियां काम करती थी। इसीलिए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया था।